नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए और जो सरकार की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, हरियाणा में सरकार बने, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया और कई मुद्दों पर बात भी रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान जनसंवाद का जिक्र किया और कहा इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल ने जन संवाद का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि कई शिकायतें मिलती हैं, जिसके निपटारे के लिए काम किया जाता है। जन संवाद का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सीएम ने पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया। देखिए, बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो आपको पहले मैं बताता रहा हूँ। सामान्यतः 10वें साल में नई चीजें नहीं की जाती हैं, जो चीजें थोड़ी बहुत पेंडिंग होती हैं। देखिए, हर एक योजना में एक सफलता भी होती है, एक कहीं ना कहीं कोई कमी कसर भी होती है, और उसको हमने भरपूर मात्रा में ठीक किया है। फिर भी जैसे मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जनसंवाद के कार्यक्रम में हर जगह 200-300 एप्लीकेशन कागज मिल जाते हैं। एक 700-800 लोग गाँव के आसपास के लोग बैठे होते हैं। अब हमारे उसमें मंत्री भी जा रहे हैं, हमारे सांसद भी जा रहे हैं। अब तो उन्होंने विधायकों को भी कह दिया कि हम 6500 गाँव में एक एक गाँव में जाएंगे और उस गाँव की कौन सी डिमांड छोटी बड़ी है, छोटी है उनको तुरंत हल कराना, ये हमारा काम है। बड़ी जो होंगी वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही उसको कराने का आश्वासन जरूर देंगे हम, लेकिन कब पूरी होनी है, उसका टाइम पीरियड, उसका बजट, उसकी सारी चीज़ और उसकी आवश्यकता। कई बार मैपिंग के हिसाब से आवश्यकता भी होती है कि एक गांव में स्टेडियम है, वो दूसरे गांव वाले भी साथ वाले कहते हैं स्टेडियम हमको दे दो। अब स्टेडियम बहुत दूर नज़दीक नहीं हो सकते। पीएचसी का 30,000 का दायरा है, तो 30,000 की जो पॉपुलेशन है वो फिर 30,000 के हिसाब से पैरामीटर बनाना पड़ता है, नहीं तो हर गाँव वाला कहता मुझे पीएचसी दे दो। तो उसके हिसाब से प्लानिंग बना करके हम ये सारे काम जितनी डिमांड लोगों की है इनको अधिकतम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी 9 की 9 महत्वपूर्ण है। मैंने 9 के बाद 6 और गिनाई है, एक एक करके। 9 साल की उपलब्धि आपने बताई है। हाईकोर्ट की एक अलग डिवीजन बेंच जो आपने हरियाणा में स्थापित करने का भी फैसला किया था, घोषणा पत्र में लिखा, उस पर फैसला कभी नहीं, हमारा फैसला नहीं चल सकता उसमें। आगे बढ़े, मतलब आपने जो विचार किया, हमारी डिमांड। दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है सर, आपने कहा कि कौशल रोजगार निगम में कोड करवाने के लिए सिफारिश हो रही है, तो इसकी वजह से ये ज्यादातर सामने आ रही कि लोगों को लग रहा है कि कौशल निगम में जो नौकरी आप कर रहे हैं उनको सरकार पक्का करेगी, रेगुलर करेगी, कोई पॉलिसी लेकर आएगी, तो सर ऐसा भी कोई विचार है क्या? देखिए, पहले तो जहाँ तक जुडिशरी का विषय है, ये सारी डिमांड्स है, चाहे नए हाई कोर्ट की बात है, चाहे हाई कोर्ट में हमारे जजेस की संख्या बढ़ाने की बात है, चाहे अलग बेंच बढ़ाने की बात है, ये हमारी डिमांड तो हो सकती है, ये पूरी तो करनी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर। तो हमने हाई कोर्ट को भी लिखा हुआ है, केंद्र होम मिनिस्ट्री को भी लिखा हुआ है, और उन्होंने फिर उसके ऊपर विचार करके जो चीज़ उनको ठीक लगती होगी वो सुप्रीम कोर्ट को भेज करके वहाँ से परमिशन हमें मिलेगी, तब इसका लाभ मिलेगा। डिमांड हमारी आज भी तीनों खड़ी है। एक मिनट। और दूसरा विषय है HKRN का। देखिए, HKRN एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आसानी से लोगों को पारदर्शी ढंग से, चाहे वो पहले के लोग लगे हुए उनका भी जो आगे सिस्टम है वो चालू रहता है, नए लगेंगे वो भी रहता है। उसके अंदर आने से कोई पक्का हो गया ऐसा नहीं है, वो तो आउटसोर्सिंग की नौकरी जैसे पहले होती है वैसे ही आउटसोर्सिंग की है। उसका और रेगुलेशन का कोई आपस में तालमेल नहीं है। सर, आज दिल्ली में एनवायरमेंट मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी आर कोऑर्डिनेटिंग ऑन स्टबल बर्निंग पे, ये क्वेश्चन है मेरा,
कोऑर्डिनेटिंग विद पंजाब एनवायरमेंट मिनिस्टर, पर हरियाणा में भी लगातार स्टबल बर्निंग हो रही है, लेकिन बीजेपी को वो नहीं दिखती और आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये तो फैक्ट्स क्या है उस पर नजर आता है। अगर आप आंकड़े उठा के देख लेंगे, ये तो सैटेलाइट के आंकड़े आते हैं। हमारे यहाँ ये ठीक है, पिछले साल शायद 200-250 ही केसेस आए, इस बार वो 500 हो गए, तो उस हिसाब से बड़े हमें चिंता है कि क्यों हो गए। हमने उसके बहुत से प्रावधान किए, लेकिन जिस पंजाब की आप बात कर रहे हैं वहाँ हजारों में है, 4000, 4500, 3000। तो जहाँ 4000, 4500 और 500-400 का अंतर हो, ये तो कोई ना कोई देखने वाला देखेगा ही। हमारा कोई पार्टी से लेना देना कोई नहीं है। और फिर ये प्रश्न मेरी बजाय अगर आप केंद्रीय मंत्री से पूछे तो ज्यादा अच्छा। पहले जो 5 साल का कार्यकाल था, जो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, और ये गठबंधन की सरकार के 4 साल पूरे हुए, दोनों में एज चीफ मिनिस्टर क्या अंतर है? देखिए, उस समय जब सबसे पहले 2014 में मैंने संभाला था तो मेरी आयु थी 59 साल, और जब मैं 19 में संभाला तो मेरी आयु थी 64 साल। कितना बड़ा अंतर है। उस समय मुझे कोई अनुभव नहीं था एडमिशन इस सारे सिस्टम का, और जब 14 के बाद 19 में संभाला तो 5 साल का अनुभव हो चुका था। तो बहुत बड़े अंतर है। सर, मेरा एक सवाल है सीएम साहब। सीएम साहब, आपका जो अलायंस का है वो वैसे एनडीए का पार्ट है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने तो प्रत्याशी उतार दिए, तो आने वाले समय में क्या हरियाणा में भी इस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए, जहाँ तक राजस्थान का विषय है तो ये विषय मेरे से संबंधित नहीं है कि राजस्थान, और उसमें भी अगर एनडीए और वो सारा गठबंधन का पार्ट, केंद्र सरकार और उनके बीच में कोई बात हुई है कि नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा है किसी केंद्रीय नेतृत्व के व्यक्ति से पूछें। सीएम साहब, ये इलेक्शन ईयर है, आपने 9 साल के बाद अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं। जब पहले टर्म में आपके 4 साल पूरे हुए थे, पंचकुला में आप पूरी कैबिनेट के साथ बैठे थे अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए, आज क्या फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कोई भी योजना बनती है। अब इस समय भी हम कई बार कैबिनेट के साथ ही बैठते हैं। आज संयोग से कार्यक्रम तो कुछ और था, लेकिन 3 दिन पहले ये हुआ कि हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वरना तो एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात भी थी। अभी हमारा बड़ा कार्यक्रम 2 नवंबर को करनाल में तय हुआ है। अमित शाह जी आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट भी होगी, सब होगा। 2 नवंबर कन्फर्म है। एक मेरे साथ किसी ने चर्चा की नहीं है। आपसे किसी ने की पता नहीं। सर, 2 सवाल हैं। पहले तो राव इंद्रजीत सिंह ने उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आपकी राय जानना चाहेंगे। तो मैं अपना दूसरा सवाल। देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर पर एक आदमी, खास करके मेरे जैसा जिम्मेदार आदमी, कुछ नहीं बोल पाएगा। पार्टी में बैठ के डिसाइड करेंगे, पार्टी में बैठ के विचार करेंगे, और जो बात होगी पार्टी की ओर से घोषित होगी। और नेशनल इशू है, कोई स्टेट का नहीं है, तो जो होगा दिल्ली से ही घोषित होगा। सर, दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि एसवाईएल के मुद्दे पे आपको लगता है कि पंजाब कितना जिम्मेदार है और हरियाणा कितना जिम्मेदार है, जो कि AQI लेवल जो दिल्ली और NCR रीजन की खराब होती है? नहीं, वो उसमें SYL और AQL से क्या लेना देना। एसवाईएल से नहीं सर, ये तो मैंने बताया, स्टबल बर्निंग का विषय तो आ चुका पहले। हाँ, ये स्टबल बर्निंग की जो इश्यूज हैं, 40% कम है सर इस बार। पिछले साल इस तारीख तक 1360 थी, जो कि इस साल अभी 813 है सर। हाँ, तो लेकिन पंजाब की तो कई हजार है। उनकी तो बहुत ज्यादा। सीएम मनोहर लाल ने स्टबल को लेकर कहा कि किसानों के लिए स्टबल के प्रबंधन को लेकर काम किया जा रहा है। पराली जलाने के बजाय उपयोग पर जोर दे, किसानों को फायदा भी होगा। सीएम मनोहर लाल ने SYL को लेकर भी जानकारी दी। इसके साथ ही पंजाब सरकार पर निशाना साधा। स्टबल बर्निंग की जो इश्यूज हैं, सर, इस साल 40% कम 40% कम है सर इस साल। इस बार। पिछले साल इस तारीख तक 1360 थी, जो कि इस साल अभी 813 है सर। हाँ, तो लेकिन पंजाब की तो कई हजार है। उनकी तो बहुत ज्यादा। इसलिए स्टबल बर्निंग का कोई हमारा ज्यादा विषय ऐसा नहीं है। और हम वैसे इतना जरूर चाह रहे हैं कि जितने भी स्टबल है, जलाने के बजाय इसका उपयोग करने के लिए अवसर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए किसान के लिए। उसकी इनकम भी है इसमें। वो जलाता इसलिए है कि उसको समय पर उसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहा वो, और उसको जमीन 10 दिन में 8 दिन में तैयार चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छुट्टियां हैं, 4 नहीं तो 6 हो जाए, 6 नहीं तो 10 हो जाए। उसका तो 8 दिन में अगर फसल उसको अगली तैयारी नहीं करेगा जमीन की, उसकी फसल रह जाएगी। तो कुछ कठिनाई उसकी भी है, लेकिन हम उसमें से उसका सहयोग करना, रास्ता निकालना, और ये स्टबल का अपने आप में जो बनने का एक इशू है कैसे समाप्त, तो इसके ऊपर लगे हुए।
देखिए 4 दिसंबर को अभी 4 मीटिंग कब थी? 4 अक्टूबर, वो जो नहीं सुप्रीम कोर्ट का 4 अक्टूबर, हाँ 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 3 अक्टूबर को उन्होंने एक पत्र भेजा कि हम बैठ करके मिल लें। भेजा क्यों होगा मैं अनुमान लगा सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे। उससे पहले हम तो कई बार कह चुके थे, कहने के बाद वही जैसे वो ढाक का विषय आया तो ढाक के शायद 3 पात होते होंगे, इसलिए वही ढाक के 3 पात, कभी भी वो उस लाइन से हटे नहीं। हम बार बार कह चुके हैं कि जो विषय आप उठाते हो वो विषय इश्यू ऑफ वो है ही नहीं हमारा कोई आपस में विवाद का। वो कहते हैं पानी नहीं है। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाई नहर बननी चाहिए। एसवाई नहर बनाना अपने आप में एक अलग इशू है, पानी कितना है कितना नहीं है विषय अलग है, वो तो चर्चा ही में ही नहीं है। अभी वो उसी बात को लाते हमारे पास पानी नहीं है, वो कहते हैं नहर बना दो, पानी जितना होगा जितना पहले से आ रहा है उसी को, शायद हम अपने ही पानी को 2 चैनल से ले आए। कल को मान लो एक चैनल ऐसा है एसवाइल 68 साल पुराना है, जो एसवाइल नहीं जो भाखड़ा मेन लाइन है, तो भाखड़ा मेन लाइन 68 साल के बाद तो एक बहुत बड़े डाउट खड़े हो जाते हैं। कल को मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए या कहीं से टूट जाए या उसकी रिपेयर की भी जरूरत पड़ जाए, आखिर नहरों की रिपेयर अभी हम अपना ये जो जवाहरलाल नेहरू हमारी जो JLN कैलान है, JLN कैनाल के ऊपर हमने लगभग 2200 करोड़ रुपया लगा करके उसको रीमॉडल किया है। तो हमारी नहर को रीमॉडल करना फिर उसके लिए बंद तो करना पड़ता है। हमारे पास अल्टरनेटिव चैनल है, पानी दूर से ले रहे हैं उसको बना रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, एक अल्टरनेटिव चैनल की विषय है। अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जनवरी में डेट है, दिसंबर में तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था कि सर्वे की टीम भेजी जाए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कुछ लिख के भेजा कि पंजाब के लिए SYL के सर्वे के लिए टीम भेजी जाए? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, उनके जल शक्ति मंत्रालय जो है, नहीं हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं। करप्शन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोग जागरूक हुए। सीएम ने कहा कि जनता अब अलर्ट है। सीएम ने आगे कहा कि मेरा गीता में पूरा विश्वास है, काम मेरी साधना है। करप्शन पहले जितना समझौता हो जाता था, करप्शन करने वाले का भी, करप्शन कराने वाले का भी, लेने वाले का भी, देने वाले का भी, एक तो लोगों में जागरूकता आई है कि नहीं ये करप्शन है, ये नहीं होनी चाहिए। मजबूरी में शायद आज भी किसी को करनी पड़ सकती होगी, मैं ये नहीं कहता कि 100% करप्शन खत्म हो गई है, लेकिन करप्शन के प्रति जनता भी अलर्ट हो गई है, लेने वाला भी अलर्ट हो गया है, देने वाला भी है। बल्कि कुछ लोगों की शिकायत ये हो गई है कि थोड़े रेट बढ़ गए हैं। देखिए ये एक स्वाभाविक उसमें चीजें क्यों होती है, रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी होगी तो क्यों पड़ी होगी, अब उसको भी तो रिस्क हो गया ना कोई, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन करप्शन के बाद कुछ लोग लेते देते हैं, काम उनके जब नहीं होते हैं तब ये जागरूकता आती है, वो मेरे पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। अभी बहुत ऐसे इश्यू आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि फलाने आदमी ने इस काम का पैसा ले लिया, नहीं कराया। एक जनसंवाद के कार्यक्रम में एक आदमी खड़ा हुआ कि फला आदमी ने मेरे 80,000 रुपये ले लिए, मैं देता नहीं है। मैं कभी तूने क्यों दिए थे, किस लिए दिए थे? कि जो किसी काम कराने के लिए लिए थे उसने। मैंने क्या काम कराना था? कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, वो कहता तेरी शादी करा दूंगा, 80,000 रुपये ले लिए। अब मेरी शादी भी नहीं कराता, 80,000 रुपये भी नहीं देता, और मैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ इसका? गीता में पूरा विश्वास है, काम करना मेरा दायित्व है, मैं करूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और काम करने के बाद उसमें कोई कमी रहती है उसको आगे ठीक करेंगे। बहुत सफलता मिलती है तो उसको सहज ढंग से लेंगे, क्योंकि सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। तो इसलिए बहुत कोई कठिन चीज़ मेरे पास आई और मैं बड़ा कोई विचलित हो गया, ऐसा कभी समय नहीं आया। बहुत अच्छी कोई उपलब्धि हो गई और उसके अंदर मैं कोई फूल करके कुप्पा हो गया हूँ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, और ये मेरा एक काम करने का एक साधना है, काम मेरी साधना है, इसलिए लगातार करता हूँ। साधना का फल 2024 में मिलेगा सर, वोटों में तब्दील होंगे 9 साल तक? निश्चित मिलेगा। आज हरियाणा में मैं अपने मुंह कहूँगा अच्छा नहीं है, आप लोग बड़े बेस्ट जज हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, करते ही होंगे। और बहुत लोगों के मेरे पास समाचार आते भी हैं, समाचार आते हैं। सर एक सवाल ये है, अमित शाह की रैली में सर मामला और आया है कि जो मामला जो आईओ है उनको सस्पेंड कर देगा, क्योंकि काम ठीक से नहीं करते थे। क्या मैसेज है इसके माध्यम से? डिपार्टमेंटल डिसीजन है, डिपार्टमेंट जैसा उसकी ठीक पद्धति होगी, ठीक उसका सिस्टम होगा, उस हिसाब से करेंगे।
सर अमित शाह की रैली में दुष्यंत चौटाला आएंगे। 9 साल हरियाणा खुशहाल पर ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस पर मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं, इस पर क्यों नहीं जवाब? पहली बात तो यह है कि किसी ऐसी पार्टी के उठाए हुए विषय वो जनता में उठाएं, ठीक है ना, वो आपके माध्यम से मेरे तक पहुंचाया ऐसा ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं। और वो जो हुड्डा जी को मैंने कहा था कि उनके चश्मे में एक CMIE की जो छुपी हुई वो एक पुस्तक है, उनको शायद वही देखने लग गई है। सर 2 नवंबर को रैली है सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, क्या दुष्यंत चौटाला उसमें आएंगे सर उप मुख्यमंत्री? वो पार्टी के नाते से हम विचार करेंगे आपस में बैठ करके क्या कैसे करना है। अभी तो वो कार्यक्रम की तैयारी आज शुरू की है हमने। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में कैंपेनिंग चला रही है कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आज तक आप नहीं दे पाए, क्या मानते? 24 घंटे क्या नहीं दे पाए? बिजली नहीं दे पाए? मैंने कहा 5,791 गाँव में 24 घंटे बिजली है, मात्र 800 गांव बचे हैं और हमारा प्रयत्न है कि वो भी जो कमी है उसको पूरा करके उसको ठीक करा दें। चलिए अच्छा एक अनिल मोर बस 1 मिनट। नहीं आपका पहले हो गया, आपका पहले अनिल मोर। सीएम मनोहर लाल ने 9 साल के कामों को गिनाया। सीएम मनोहर लाल के 9 साल के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खुद कई योजनाओं की मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। सीएम मनोहर लाल धरातल पर काम कर रहे हैं। सीएम की कोशिश है कि सबका साथ और सबका विकास हो। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा के विशेष दौरे पर रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाज मंडी का दौरा भी किया। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा के विशेष दौरे पर पहुंचे। सिरसा आने के साथ ही वो राधा स्वामी व्यास डेरे के सत्संग में पहुंचे। 2 घंटे तक डेरे के सत्संग में शामिल होने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सिरसा में अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व मुख्यमंत्री मंडी में मजदूरों से बातचीत करने लगे। सीएम ने धान की बोरी में से धान निकालकर मजदूर के हाथ में थमाते हुए पूछा, बताओ कितनी नमी है। ये देखकर आढ़ती और अधिकारी हैरान रह गए। मजदूर ने 16 से 17% नमी होने की बात कही। सीएम ने कहा, ये नियमानुसार है, इससे ज्यादा होती तो क्या कार्रवाई होती है। आढ़ती एसोसिएशन प्रधान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर नमी ज्यादा होने की सूरत में धान अतिरिक्त तोला जाता है। सीएम ने कहा, आप वजन कम करते हो या धान अधिक तोलते हो। 2-3 मांगे हमारे मंडी के प्रधान ने रखी है। मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये वास्तव में इनको कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तो ये था कि मैं ले जाकर के चंडीगढ़ अधिकारियों को बैठाता, फिर उसके बाद सहमति बनती पर करना। लेकिन जिस प्रकार की कठिनाइयां थी मुझे ध्यान में आ गया। एक तो ये है कि जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ है, चाहे सब्जी मंडी भी साथ लगती हुई है, वो अलग है। दूसरी कौन सी लक्कड़ मंडी, वो अलग है। चलिए तो अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको इन समस्याओं को हल करने के लिए एक तो कहा है कि सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंदर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वो भी अपने अंदर इसको रखेंगे। मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे। वास्तव में मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती ऐसे स्थानों की? हमको ये लगता है कि जो हमारा हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, साल में एक बार म्यूनिसिपैलिटी ले लेती है। म्यूनिसिपैलिटी वो इसके बदले में नहीं लेती है जो हमारी सेवाएं होती है, चाहे स्वच्छता है, चाहे सीवरेज है, चाहे पानी की बात है, चाहे और कोई मेंटेनेंस की चीजें हैं, वो अलग होती है। उनका प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब तो सारे शहर की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स एक प्रावधान केवल सबसे लेना ही लेना है, लेकिन जो सेवाएं होती है उसके मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस अभी कोई यहाँ से लेता नहीं, इसलिए लापरवाही है। उस लापरवाही को दूर करने के लिए हमने प्रधान जी को कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज वो कहते हैं हाँ जो सिस्टम बनेगा सारे हरियाणा का वो देंगे, मंजूर है ना। तो उसके बदले में जो सीवेज की सफाई, मंडियों में वैसी जो सफाई, रिपेयर वगैरह जो सब उस मेंटेनेंस में से आप
जो यहाँ की कमेटी का ऑफिस है, सेक्रेटरी यहाँ होंगे, वो उसको सारे को देख रेख में कराएंगे। और जहां तक सीवरेज की बात है, इस पूरे सीवरेज के कितने साल हो गए पुराना बना हुआ? 60 साल। तो ये जो है अलग से, अब उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड बनाए अपने पैसे में से, चाहे वो HSPB बनाए, जो भी कोई बनाए, HSPB नहीं अपना पब्लिक हेल्थ, तो पहले किसने बनाया हुआ ये? मार्केट कमेटी को कहेंगे, उसका सीवरेज का द्वारा वो बनाएंगे। मसाला मार्केटिंग यही से मसाला वो क्या होता है? चलिए वो उनका काम है कि वो मार्केट कमेटी अगर उनके पास है तो वो यहाँ कमेटी में रखा है या बोर्ड के पास गया, वो एक ही बात है। और तो संयोग से मार्केट कमेटी बोर्ड के जो प्रधान है वो अपने जिले से ही हैं, आदित्य चौटाला जी, इसलिए उनको मैं कह दूंगा कि वो सारे की व्यवस्था इन मंडियों की सब कराएंगे। ठीक है, कोई कठिनाई करेगी। HSPB को उन्होंने बाहर कर दिया, अभी उनकी दुकान में थे, उन्होंने बेच दी, उनका लेना नहीं देना नहीं, उन्होंने क्या करना, और वो मेंटेनेंस करेंगे भी क्यों बिना पैसे लिए? तो इसलिए सारा काम ही मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से मार्केट कमेटी जो है वो कराएगी। इसकी समस्या आपकी खत्म। कुछ हरियाणा लेवल की समस्याएं हैं, वो जब ये दोनों सब मिल करके भेजेंगे उस पर विचार करेंगे। ठीक है, एक सर छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये ना हमारा लाइसेंस एक साल के लिए नहीं, एक हर साल होता तो उसका कारण क्या है? उसमें हमें बार जाना पड़ता है। नहीं, क्यों लंबे समय के लिए क्यों नहीं करते, कुछ पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई उसके पीछे की कोई बैकग्राउंड कौन है? सेक्रेटरी मार्केट कमेटी 3 साल के लिए होता है। ये जो कहते हैं लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू करते हैं, इसका 1 साल का कारण क्या? लंबे समय के लिए क्यों नहीं करते? 3 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो यहाँ 1 साल क्यों करते हैं? वैसे जो 3 का करवाना था 3 का कर देते, जो साल का करवाना था 2 साल। 3 से ज्यादा क्यों नहीं करते? 3 का सर नहीं, उसका ऊपर तो हम देख लेंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? रूल्स है ये, फिर भी यार रूल किसने बनाना होता है? HSM एक्ट के रूल्स के अनुसार 3 साल तक। फिर रूल भी क्यों बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप मंडी में रहते हो, आपको कुछ ना कुछ उसके पीछे की जानकारी होगी कि भाई मंडी चल रही है 40 साल से, तो हर 3 साल बाद रिन्यू करने का क्या तो क्या है? चेंज होते रहते हैं, कुछ छोड़ जाता है, वो चेंज हो जाता तो जो चेंज होगा उसका अलग से बन जाएगा। कुछ किराए वाला आता है जो उसका 1 साल का किरायानामा लेते हैं, 3 साल वाला को देता है उसको 3 साल। हाँ, किरायानामा तो ठीक है, किरायानामा जितना जिसका है उतना दिया जा सकता है, लेकिन जिसकी मलकियत है किरायानामा है ही नहीं है, उसको लंबे समय के लिए क्यों नहीं? फिर ये बात है, रूल किसने बनाना है? मुझे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका कारण क्या है? वो तो सारी चीजें करने के बाद भी उसमें प्रावधान डाले जा सकते हैं कि भाई दुकान जिस दिन बिक जाएगी उस लाइसेंस खत्म हो जाएगा, किरायानामा बीच में अगर खत्म हो जाएगा तो उस दिन खत्म कर देंगे, कंडीशन तो हो ही सकता है। हाँ, पैसा जो है फीस का, अगर वो हर साल का अलग है तो हर साल की फीस आप साल के साल दो, 10 साल की इकट्ठी देनी होगी तो रिबेट दे देंगे, अभी 10 साल में इतना काट के दे दो, जो हर साल देगा वो थोड़ा ज्यादा देगा, 10 साल का इकट्ठा देगा तो ब्याज जितना बढ़ता है उतना कम कर देंगे। हिसाबी किताब भी तो आदमी आप भी हैं, हम भी हैं। अरे पहले ये फैसला होने दो। वही कह रहा हूँ, कंडीशन लगा देंगे कि जिस दिन दुकान बेचेगा उसे लाइसेंस रख, नया आदमी आएगा नया लाइसेंस लेगा, या लाइसेंस ट्रांसफर करने के बाद कर देंगे। जीएसटी का भी वन टाइम है जी, एक बार। इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं पक्का नहीं करा, मेरे मन में आ रहा, मैं अधिकारियों से बैठ के बात करूंगा, उन्होंने कोई स्पेसिफिक कारण होगा 3 साल करने का फिर तो बताएंगे, स्पेसिफिक कारण नहीं होगा तो कुछ कंडीशंस लगा करके पेमेंट की शर्तें तय करके लंबे समय कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें तो लोगों को सुविधा देनी है, सरकारी बाबू को खुश करना है, ये बात कोई भी मकसद नहीं। हमको जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, ये हमारा सीएम मनोहर लाल सिरसा को सौगात देते नजर आए। सीएम किसान से सीधा बात करते नजर आए। सीएम का यही स्वभाव लोगों को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।